अस्सलामुअलैकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सर कंपनी एब्जॉर्प्शन पे। और आज हम पढ़ेंगे कि कंपनी एब्जॉर्प्शन होती क्या है और इसको किस तरह से हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में मेंटेन करते हैं। सर कंपनी एब्जॉर्प्शन के मायने हैं कि एक कंपनी लिक्विडेट हो रही होती है और दूसरी कंपनी उसको एब्जॉर्ब कर रही होती है, मींस उसको परचेज कर रही होती है कुछ टर्म्स एंड कंडीशन पे। तो यहां पे उससे रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ है कंपनी एब्जॉर्प्शन से, इसको रीड करते हैं और फिर इसकी टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ते हैं। तो सर यहां पे सबसे पहले सर यहां पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये कंपनी की बैलेंस शीट है। इस कंपनी का नाम है सर आरएफ लिमिटेड कंपनी। ये एक आरएफ लिमिटेड कंपनी है, उसकी बैलेंस शीट यहाँ पे दी हुई है जिसमें इक्विटीज का पोर्शन दिया हुआ है और असेट्स का पोर्शन दिया हुआ है बैलेंस शीट में। अब यहाँ पे वो कहता है कि शेयर्स कैपिटल हैं वो ₹10 के हैं ईच के, और कितने हैं 2,50,000। और रिटेन अर्निंग दी हुई है यहाँ पे 36,000 की। जनरल रिजर्व दिए हुए हैं सर 41,000 के। 9% बॉन्ड पेबल, ये क्या होता है ये हम नीचे जब इसकी एडजस्टमेंट पढ़ेंगे और जब मैं इसकी मैं एंट्री पास करूंगा, इसकी कैलकुलेशन करूंगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद दिया हुआ है अकाउंट पेबल जो कि यहाँ पे है ऑलमोस्ट 23,000 का, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो कि बैलेंस शीट का आइटम है और यहाँ पे दिया हुआ है 20,000 और इसका टोटल सर। उसके बाद सर इसकी एसेट साइड्स हैं। एसेट साइड्स पे अगर आप गौर करें तो सबसे पहले दिया हुआ है लैंड एंड बिल्डिंग जो कि है 2,20,000 की। अकाउंट रिसीवेबल दिया हुआ है 1,10,000 रुपए का। और उसके बाद दिया हुआ है सर इन्वेंटोरीज दी हुई है आपको 70,000 की। कैश दिया हुआ है 70,000। और प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस ये असेट साइड पे होते हैं सर, ये आपके फिक्टिशियस असेट्स होते हैं। इसको जब मैं पढ़ूंगा, जब मैं आपको इसकी इसकी हम वो करेंगे एंट्रीज पास करेंगे तो फिर मैं आपको इस पे तफसील से बात करूंगा। अच्छा सर इस पे थोड़ी सी बात आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि फिक्टिशियस असेट्स वो होते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस के। ये एक्सपेंसेस वो होते हैं जिसको हम एज असेट्स के तौर पे ट्रीट करते हैं फिक्टिशियस, जो कि आपकी कंपनी से पहले के हो, कंपनी की कंपनी के ऑपरेशन से पहले के होते हैं, मींस कंपनी के फॉर्मेशन के दरमियान होते हैं। तो कंपनी के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, कंपनी के, गौर से सुनिएगा, कंपनी के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस तो इस वक्त हो मतलब स्टार्ट ही नहीं हुए होते, तो हम इसको ऑपरेटिंग एक्सपेंस में नहीं डाल सकते। इसीलिए जब आप इसको ऑपरेटिंग एक्सपेंस में नहीं डालते, इसीलिए कंपनी इसको प्रीलिमिनरी एक्सपेंस मींस फिक्टिशियस असेट्स के तौर पे आपको आपको ये हमेशा असेट साइड पे दिखेगा। और सर इसकी कोई वर्थ नहीं होती, इसको कंपनी अपने नेट प्रॉफिट से एडजस्ट करके खत्म करती है। मींस फॉर एग्जांपल कंपनी का प्रॉफिट 2 लाख का हुआ तो कंपनी इस फिक्टिशियस असेट्स को मींस प्रीलिमिनरी एक्सपेंस को आपके नेट प्रॉफिट में से एडजस्ट करेगी। मींस तब 1,95,000 का बताएगी तो ये एडजस्ट करेगी अपने प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को। अब सर नीचे एडजस्टमेंट दी हुई है, मींस एडजस्टमेंट नहीं, इसमें आपको टर्म्स एंड कंडीशन बताई हुई है। सॉरी, टर्म्स एंड कंडीशन क्या बताई हुई है कि यहां पे द कंपनी इज एब्सॉर्ब बाय असलम कंपनी लिमिटेड। मतलब कि ऊपर जो कंपनी का बैलेंस शीट दी हुई है वो है आरएफ लिमिटेड कंपनी की, वो है आरएफ लिमिटेड कंपनी की। नीचे जो आपको बता रहा है जो कंपनी परचेज कर रही है आरएफ लिमिटेड कंपनी को, वो है असलम लिमिटेड कंपनी। मींस असलम लिमिटेड कंपनी फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशन पे आपकी आरएफ लिमिटेड कंपनी को परचेज कर रही है।
अब यहां पे सबसे पहली टर्म्स एंड कंडीशन क्या लिखी हुई है? यहां पे लिखा हुआ है सर कि असलम को लिमिटेड टेक ओवर ऑल द असेट्स एंड लायबिलिटीज एट बुक वैल्यू ऑफ आरिफ को लिमिटेड। मतलब सर बैलेंस शीट में जो वैल्यूज लिखी हुई होती हैं जिस अकाउंट की, असेट साइड्स पे अकाउंट्स दिए हुए हैं बहुत सारे आपको, और इक्विटी साइड्स पे आपको बहुत सारे अकाउंट दिए हुए हैं। मींस के बैलेंस शीट पे आपको जो अकाउंट्स दिए हुए हैं, जो आपने जिसको रिकॉर्ड करना है वो बुक वैल्यू पे करना है। मींस के बैलेंस शीट के अमाउंट पे रिकॉर्ड करना है। यहाँ पे एक और चीज का जिक्र होता है जिसको हम कहते हैं एग्रीड वैल्यू। मींस के बैलेंस शीट में कुछ वैल्यूज दी हुई होती हैं और उसके बाद कुछ वैल्यूज नीचे आपको टर्म्स एंड कंडीशन में एग्रीड की होती है, तो आप एग्रीड वैल्यू को रिकॉर्ड करते हैं अपनी जनरलाइजिंग में। लेकिन यहां पे आपको रिकॉर्ड करना है बुक वैल्यू पे। मींस बैलेंस शीट के अकाउंट में जो आपको आइटम्स दिए हुए हैं उसकी अमाउंट पे। उसके बाद सेकंड टर्म्स एंड कंडीशन क्या लगाइए सर? शेयर होल्डर्स ऑफ आरएफ को लिमिटेड टू रिसीव 27,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच इन असलम को लिमिटेड एंड कैश ₹45,000। मतलब सर कि आरएफ लिमिटेड कंपनी तो अब लिक्विडेट होने जा रही है, तो आरएफ लिमिटेड कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं वो रिसीव कर रहे हैं असलम लिमिटेड कंपनी के शेयर, जो कि अब असलम लिमिटेड कंपनी आरएफ लिमिटेड कंपनी को परचेज कर रही है। वो कितने शेयर्स रिसीव कर रहे हैं? वो 27,000 शेयर्स रिसीव कर रहे हैं। और वो कर रहे हैं, यहाँ पे प्रीमियम पे भी होती है, कंपनीज देती हैं, लेकिन यहाँ पे पार वैल्यू की बात हो रही है। मींस 10 रुपए पे रिसीव कर रहे हैं असलम लिमिटेड कंपनी के शेयर्स को। और कैश कितना दे रहे हैं सर? कैश भी रिसीव कर रहे हैं। असलम कंपनी कितना कैश दे रही है और आरएफ कंपनी कितना रिसीव कर रही है, इसको आप परचेज कंसिडरेशंस में लिखते हैं, जो कि दी हुई है 45,000 की। अब नीचे जो थर्ड टर्म्स एंड कंडीशन दी हुई है सर, थर्ड टर्म्स एंड कंडीशन में वो आपसे कहता है कि बाउंड होल्डर्स। अब मैंने आपको कहा था कि बाउंड होल्डर्स, जब मैं नीचे एडजस्ट आपकी टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ूंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि ये बाउंड होल्डर्स कौन होते हैं। अच्छा सर, बाउंड होल्डर्स वो होते हैं जो कि कंपनी को कर्जा देते हैं। एक होते हैं शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स आपके बेसिकली ऑनर्स होते हैं कंपनी के, कि वो जितने भी शेयर्स आपकी कंपनी के परचेज करते हैं उस हिसाब से उनको ऑनरशिप ट्रांसफर होती है। ये है शेयर होल्डर की कहानी। अच्छा सर, अगर मैं बात करूं आपसे बाउंड होल्डर्स की, तो यहां पे आप देखेंगे कि 9% बाउंड्स पेबल लिखा हुआ है, जो कि 65,000 का है आपकी इक्विटी साइड पे। मतलब सर, ये जो बाउंड होल्डर्स होते हैं ये पब्लिक लिमिटेड कंपनीज को क्या देते हैं? कर्जा देते हैं। वो कर्जा एक स्पेसिफिक टाइम के लिए, मींस लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होती है, 10 साल 8 साल 9 साल में आपको पे करना होता है और उस पर इंटरेस्ट चार्ज होता है। मींस यहाँ पे जो 9% लिखा हुआ है ये रेट है, ये रेट है आपके इंटरेस्ट का, ये रेट है आपके इंटरेस्ट का। और यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे क्या कह रहा है एडजस्टमेंट में, कि बाउंड होल्डर्स ऑफ आरएफ को लिमिटेड रिसीव 7,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच इन असलम को लिमिटेड। मतलब जो शेयर होल्डर्स थे, जो बाउंड होल्डर्स थे आरिफ लिमिटेड कंपनी के, जिनका कर्जा था आरिफ लिमिटेड कंपनी पे, वो भी किस पे आ गया? असलम लिमिटेड कंपनी ले रही है और उसके बदले में क्या इशू कर रही है? उनको शेयर्स इशू कर रही है, 7,000 शेयर्स इशू कर रही है ₹10 ईच के सर। उसके बाद सर आपके पास असलम कंपनी लिमिटेड पे लिक्विडेशन एक्सपेंस। सही, जाहिर सी बात है सर, जब एक इदारा लिक्विडेट होता है, जब एक इदारा खत्म होता है, और एब्जॉर्बिंग कंपनी जो एक इदारे को परचेज कर रही है वो भी लिक्विडेशन एक्सपेंसेस को पे कर सकती है, और लिक्विडेट होने वाला इदारा भी अपने लिक्विडेशन एक्सपेंसेस को पे कर सकता है। लेकिन यहाँ पे असलम कंपनी जो कि परचेज कर रही है कंपनी को, आरिफ लिमिटेड कंपनी को, वो ही क्या पे कर रही है? वो ही लिक्विडेशन एक्सपेंसेस को पे कर रही है, जो कि ₹2,500 के, जो कि ₹2,500 के हैं सर।
जो कि 2500 रुपए के। अब यहां पे सर हमें सबसे पहले सर अपना परचेजेस कंसिडरेशन बनाना है कि एक कंपनी जो कि आरएफ लिमिटेड कंपनी है, वो क्या हो रही है, वो लिक्विडेट हो रही है, और असलम लिमिटेड कंपनी क्या कंसिडरेशन दे रही है आरएफ लिमिटेड कंपनी को उनके असेट्स वगैरह पे। मींस कितने शेयर्स इशू कर रही है, बाउंस की है जो एडजस्ट कर रही है, एडजस्टमेंट को एडजस्ट कर रही है, वो क्या कर रही है, कितना कैश रिसीव दे रही है आरएफ लिमिटेड कंपनी को। तो ये आरएफ लिमिटेड कंपनी अपने पास क्या करेगी, परचेजेस कंसिडरेशन का की कंपटीशन करेगी। तो सर यहां पे हम सबसे पहले बिस्मिल्लाह करते हैं कि हम यहां पे सर सबसे पहले अपना परचेजेस कंसीडरेशन, मतलब कि आरएफ लिमिटेड कंपनी जो है वो जो सारी चीजें असेट्स अपने कंपनी को, परचेजिंग कंपनी को दे रही है, तो उसको क्या कंसीडरेशन मिल रही है वो रिकॉर्ड करेगी अपने पास। तो सर यहां पे हम देखें सर, तो सबसे पहले हमें दिखता है कि शेयर होल्डर्स ऑफ आरएफ लिमिटेड को रिसीव 27,000 शेयर स्टैंड ईच के रिसीव कर रही है सर। कौन सर, आरएफ कंपनी के शेयर होल्डर्स। किसके शेयर होल्डर्स, आरएफ कंपनी के। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि शेयर्स इन असलम कंपनी लिमिटेड फॉर शेयर होल्डर्स सर। तो वो कितने हैं सर, 27,000 शेयर्स हैं। 10 के हिसाब से तो ये बनता है सर 2,70,000 रुपए। ये कंसिडरेशन है आरएफ लिमिटेड कंपनी को अपने शेयर होल्डर्स, जो यहां पे असलम लिमिटेड कंपनी दे रही है शेयर्स। उसके बाद सर बाउंड्स पे भी एडजस्टमेंट, एक टर्म एंड कंडीशन है कि बाउंड होल्डर्स ऑफ आरएफ कंपनी लिमिटेड रिसीव 7,000 शेयर्स एट ₹10 ईच के। मतलब कि मैं यहां लिख सकता हूं कि शेयर्स इन असलम को लिमिटेड, शेयर्स इन असलम को लिमिटेड क्या कर रहे हैं सर, फॉर किसको दे रही है, बाउंड होल्डर को सर। और वो कितने हैं, 7,000 के हिसाब से, 7,000 हैं 10 रुपए के हिसाब से, तो ये बनते हैं 70,000 के, 70,000 के। उसके बाद सर इन्होंने एक कैश भी रिसीव किया है, जो कि 45,000 रुपए का है। ये भी कंसिडरेशन है इनको। तो मैं यहां क्या लिखूंगा कि कैश रिसीव्ड, दैट इज सर 45,000। और उसके बाद सर आप गौर करें अपनी आखिरी कंडीशन पे, तो ये 2,500 का लिक्विडेशन एक्सपेंस भी किसने पे किया है, ये एक्सपेंस भी पे किया है आपकी असलम लिमिटेड कंपनी ने। तो रिसीव किसने किया कंसिडरेशन में अपने पास लिक्विडेट करने के लिए इदारे को, आरएफ लिमिटेड कंपनी में। तो मैं यहां लिख सकता हूं कैश रिसीव्ड फॉर लिक्विडेशन
फॉर लिक्विडेशन दैट इज सर 2500। सर जब मैंने इस सबको टोटल किया तो मेरे पास परचेजेस कंसिडरेशन आ गई, परचेजेस ऑफ कंसिडरेशन, और वो कितना आया सर, वो कैलकुलेट करते हैं हम। तो वो सर हमारे पास आया 3,87,500। सर ये कहानी हो गई आपकी परचेजेस कंसिडरेशन के साथ। अब सर आपको बेसिकली करना क्या है, आपने लिक्विडेट होने वाली कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट को जर्नलाइज करना है, मीन जर्नल एंट्रीज को रिकॉर्ड करना है, और परचेज करने वाली कंपनी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट को कैसे मेंटेन करेगी आपको वो भी मेंटेन करके बताना है। तो सबसे पहले हम डील करेंगे लिक्विडेट होने वाली कंपनी जो कि आरएफ लिमिटेड कंपनी है, वो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट को किस तरह से मेंटेन करेगी, मींस जर्नलाइज करेगी। तो यहां पे सर हम लिखते हैं कि हम किस पे डील कर रहे हैं। ये प्रॉपर जर्नल बनेगा सर, मैं यहाँ पे जो है वो डायरेक्टली करके बता रहा हूं कि आरएफ लिमिटेड कंपनी है, आरएफ लिमिटेड कंपनी है। सर आरएफ लिमिटेड कंपनी, जब आप अपनी कंपनी को बेच रहे हैं और परचेज करने वाली कंपनी को दे रहे हैं, तो आपको अपने सारे असेट्स देने हैं, सारे असेट्स देने हैं, सारी लायबिलिटी ट्रांसफर करनी है। तो आप अपनी बैलेंस शीट पर आएंगे और आप सबसे पहले अपने असेट्स को क्या करेंगे, खत्म करेंगे। वो कहते हैं सर कि अगर आपको किसी भी इदारे को बंद करना है, मींस क्लोज करना है, लिक्विडेट करना है, तो आप उसकी बैलेंस शीट के आइटम को क्लोज कर दें तो वो खुद ब खुद क्या हो जाएगी, लिक्विडेट हो जाएगी। क्योंकि सर बैलेंस शीट ही आपकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनल पोजीशन को बताती है, जब वो ही नहीं रहेगी तो कंपनी भी नहीं रहेगी। तो सर यहां पे सबसे पहले मुझे दिखता है लैंड एंड बिल्डिंग, ये डेबिट साइड पर होती है, मैं इसको कहां लिखूंगा, क्रेडिट साइड पे लिखूंगा। लैंड एंड बिल्डिंग्स है, इसकी कॉस्ट कितनी है, 2,20,000 की कॉस्ट है सर। 2,20,000। इसके बाद मुझे एक और असेट मिला अपना, अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल का सर, और वो कितना है, 1,10,000 रुपए का है सर। उसके बाद मुझे अपना एक और असेट मिला जो कि इन्वेंटोरीज है, और वो कितने का है सर, वो है 70,000 की। तो मैंने यहां लिखा 70,000। और कैश, अच्छा सर कैश पे एक और बात होती है कि वो जब आपको ये बोले कि आपने अपने असेट्स को जो है वो जब आपने अपनी कंपनी को बंद किया और दिया, तो एक्सेप्ट कैश के अलावा, तो कैश को आप यहां रिकॉर्ड नहीं करेंगे। यहाँ पे अगर इस सवाल में उसने ऐसी कोई कंडीशन नहीं दी हुई, तो आप यहाँ पे कैश को भी रिकॉर्ड करेंगे कि कैश कितना है, 7,000 रुपए का।
प्रीलिमिनरी एक्सपेंस को मैंने क्यों यहां रिकॉर्ड नहीं किया, मैंने शुरू में आपको बताया, क्योंकि उसकी कोई वर्ती नहीं है सर। वो नेट प्रॉफिट से कंपनी अपने क्या करती है, एडजस्ट करती है। उसको यहां पे भी एडजस्ट करेंगे हम, लेकिन वो आगे की बात है। इसके बाद सर हमने यहां पे, इसको मैं जरा सही कर दूं, उसके बाद सर हमने अपने सारे असेट्स को यहां पे क्या किया, क्लोज कर दिया। जो डेबिट साइड पे थे उनको क्या कर दिया, क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड कर दिया। अब सर मुझे क्या करना है कि मैंने आपको यहां तो बता दिया कि मैं किस पे डील कर रहा हूं, मैं आरिफ कंपनी लिमिटेड पे कर रहा हूं, क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए मैं यहां से इसको रेस कर रहा हूं, क्योंकि मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए इसको लिखने के लिए। तो मैंने यहां से इसको क्या किया, रब कर दिया, ठीक है सर। तो मैंने इन सब सारी चीजों को क्या किया, ये मेरी अदारे के एसेट से जो कि अब मैंने क्लोज कर दिया। अब सर मैं अपनी इक्विटी साइड पर आऊं तो मुझे दो ऐसे एक्सपेंसेस, दो ऐसे लायबिलिटीज दिखती हैं और एक ऐसा बैलेंस शीट का आइटम दिखता है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन सर, जो कि क्लोज करना बाकी है। आप बोलेंगे कि बाउंड पेबल को क्यों क्लोज नहीं किया सर, ये बात याद रखिएगा कि अगर बाउंड पेबल पे कोई टर्म एंड कंडीशन अप्लाई होगी तो इसकी एंट्री अलग बनेगी, और नीचे इस पे टर्म एंड कंडीशन अप्लाई हुए मींस इसको एडजस्ट करने के लिए 7000 शेयर्स आपकी परचेजिंग कंपनी ने दिए हैं। तो अकाउंट पेबल कितना है मेरा, मेरा अकाउंट पेबल जो है जिसको मैं डेबिट करूंगा, क्योंकि नॉर्मली कहां होता है, ये क्रेडिट साइड पर होता है, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है उसको भी मैं क्या करूंगा, डेबिट करूंगा क्रेडिट खत्म करने के, क्रेडिट में होता है क्लोज करने के लिए डेबिट करूंगा। तो अमाउंट कुछ मेरे पास है सर 23,000 की, और यहां पे है 20,000 की। अब सिचुएशन ये है सर कि आपने असेट्स जो डेबिट साइड पर होते हैं क्रेडिट साइड पे किए क्लोज करने के लिए, और अकाउंट पेबल और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो कि क्रेडिट साइड पर होते हैं डेबिट साइड पर किए। अब आपको डेबिट और क्रेडिट का फर्क मालूम करना है, एक नेट वैल्यू मालूम करनी है अपने असेट्स जो आपकी वर्थ है सर, कि आपने जो चीजें सोल्ड की हैं मींस लायबिलिटी दी आपने, जो आपने सामने वाली कंपनी को लायबिलिटी जो कि उसने ली और आपसे असेट्स लिए, उसकी नेट वैल्यू क्या थी। तो इसको कैलकुलेट करते हैं सर, कि मैं माइनस कर रहा हूं क्रेडिट साइड में से अपनी डेबिट साइड को। तो ये बनता है सर, जिसको मैं एक अकाउंट खोलूंगा और उस अकाउंट का नाम होगा सर के रियलाइजेशन, और इस रियलाइजेशन की वैल्यू मैं यहां लिख रहा हूं सर, जो कि डेबिट साइड पे रिकॉर्ड है मेरे, वो है 3,64,000 की। ये डेबिट है सर, ये डीआर है, ये डीआर है। ये हो गई सर मेरी एंट्री 1 सर। एंट्री 2 क्या होगी सर मेरी, एंट्री 2 क्या होगी मेरी सर, जब आप अपनी परचेज ऑफ कंसीडरेशन में आएंगे तो आपने जो चीजें अपनी परचेजिंग कंपनी को, जो कि असलम लिमिटेड कंपनी है, उनको दी है, उसके बदले में उन्होंने आपको क्या दिया है, रिसीव क्या किया है आपने, आपको उसको क्या करना है, रिकॉर्ड करना है, जो कि आपने परचेज ऑफ कंसीडरेशन में कैलकुलेशन की है। तो सर मैं यहां लिख सकता हूं कि बोल सकता हूं कि इन्होंने आपको
इन्होंने आपको शेयर्स इन असलम लिमिटेड को से जो आपको मिले हैं वो शेयर होल्डर्स के लिए जो मिले हैं सर, वो मिले हैं 2,27,000 शेयर्स, 10 रुपए के हिसाब से 2,70,000 रुपए के। और बाउंड होल्डर्स को जो मिले हैं, जो कि शेयर आपने उनको दिए हैं अपनी लायबिलिटी को वो करने के लिए, वो दिए हैं 70,000 रुपए के। तो जब मैं इन दोनों को नेट ऑफ करता हूं तो ये बनते हैं 3,40,000 रुपए। तो मैं यहां पे जो आपने रिसीव किया है असलम एंड को से, वो रिसीव किया है शेयर्स इन असलम को से 3,40,000, 3,40,000। कैश भी रिसीव किया है सर आपने। एक तो ये चीज रिसीव की थी सर आपने, दूसरी ये चीज रिसीव की थी आपने, परचेज ऑफ कंसिडरेशन में भी इसको वाजे किया और आपने अपनी एंट्री में भी वाजे किया। अब आपने 45,000 रुपए का कैश भी लिया है और 2,500 रुपए की लिक्विडेशन एक्सपेंस के लिए भी कैश किया। जब इन दोनों को नेट ऑफ करेंगे, जब इन दोनों को नेट ऑफ करेंगे तो आपने कैश कितना रिसीव किया है टोटल? आपने जो ये कौन कर रही है अपने पास सर, लिक्विडेट होने वाली कंपनी, तो ये बनता है 47,500। और क्रेडिट किसको करेंगे सर आप? क्रेडिट करेंगे आप अपने रियलाइजेशन के अकाउंट को, क्योंकि मैंने ऊपर बताया आपको कि कोई भी अकाउंट किससे एडजस्ट होगा, इसमें रियलाइजेशन के अकाउंट से होगा। जब आपने इसको टोटल किया तो ये आपके किसके बराबर आया? परचेज ऑफ कंसिडरेशन के मतलब बराबर आया, जो कि 3,87,500। ये है सर आपकी दो एंट्रीज। इसके बाद सर अगर आप गौर करें तो इसके अंदर आपके शेयर्स होल्डर्स के भी हैं और बाउंड होल्डर्स के भी शेयर्स की अमाउंट मौजूद है। इसी तरह इसके अंदर सर आपकी लिक्विडेशन की अमाउंट, लिक्विडेशन एक्सपेंस की अमाउंट मौजूद है, और जो आपने कैश रिसीव किया है शेयर होल्डर्स पे वो भी क्या है? मौजूद है। तो सर आपने जो लिक्विडेशन एक्सपेंस के लिए कैश रिसीव किया था आरिफ कंपनी ने, वो पे कर देगी एट द टाइम। आपको इसकी एंट्री बना देनी है। वो कैसे बनेगी? वो कैसे बनेगी कि मैं यहां पे एक अकाउंट ओपन कर सकता हूं, लिक्विडेशन एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट, लेकिन मैं यहां पे उस अकाउंट को इसलिए क्लोज नहीं करूंगा क्योंकि मैंने आपको ऊपर एक बात बताई कि आप कोई भी अकाउंट को ओपन करेंगे, कोई भी अकाउंट एडजस्ट करेंगे तो वो किसके अकाउंट से करेंगे? रियलाइजेशन के नाम से करेंगे। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे ओपन करता हूं अपना लिक्विडेशन एक्सपेंस का अकाउंट तो मुझे भी ट्रांसफर करके क्या करना पड़ेगा? लिक्विडेट रियलाइजेशन अकाउंट को रियलाइजेशन अकाउंट में उसको क्लोज करना पड़ेगा। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट का नाम यूज करता हूं कि मैं रियलाइजेशन अकाउंट को क्या करूंगा? डेबिट करूंगा और कैश को क्या कर दूंगा? क्रेडिट कर दूंगा। किस अमाउंट से सर? 2,500 के अमाउंट से। 2,500। अब सर यहां पे आपके ऑलमोस्ट लैंड एंड बिल्डिंग असेट्स में अगर आप आए, इन्वेंटोरीज, अकाउंट रिसीवेबल, कैश, सारी चीजें क्या हो गई? क्लोज हो गई। यहाँ पे आपका अकाउंट पेबल, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्लोज हो गया। लेकिन एक बाउंड ऐसा है आपका जो कि आपने को कर्जा दिया था किसी कंपनी, अब वो लिक्विडेट हो रही है, अब वो कैसे एडजस्ट होगा सर? तो सर यहां पे आपको उसको एडजस्ट करने के लिए जो एंट्री बनानी है वो मैं यहां बना रहा हूं, वो मैं यहां बना रहा हूं सर, कि सबसे पहले आपको आपके बुक वैल्यू की अगर मैं बात करूं जो कि बैलेंस शीट में दी हुई है, आपको आपकी बैलेंस शीट की वैल्यू को, आपको आपकी बैलेंस शीट की वैल्यू को आपको क्या करना है? डेबिट करना है। मींस क्रेडिट साइड पे होती है लायबिलिटी, आप क्या करेंगे क्लोज करने के लिए? डेबिट साइड पे करेंगे। तो मैं यहां लिखूंगा अगर
कितनी है डेबिट साइड पे सर? 65,000 की। मैं यहां लिखता हूं अगर बाउंस पेबल कितने? 65,000। और थोड़ी सी जगह छोड़ के सर, थोड़ी सी जगह छोड़ के कितने शेयर्स इशू किए हैं असलम लिमिटेड को ने? शेयर्स ऑफ असलम को वो किए हैं सर 70,000 के। अब अगर आप इन दोनों का फर्क देखें सर, तो वो फर्क है इंटरेस्ट का, कि आपको कोई भी उधार देगा तो उस पे वो क्या चार्ज करेगा? इंटरेस्ट चार्ज करेगा। मींस कि 7,000 शेयर्स 10 रुपए के हिसाब से जो इशू हुए उसमें इंटरेस्ट शामिल था, लेकिन एक्चुअल अमाउंट 65 की थी, लेकिन 70 दी, क्योंकि 5,000 का जो डिफरेंस है वो क्या है? वो आपका इंटरेस्ट है। और आपको यहां पे हर तरह की एडजस्टिंग और हर तरह के अकाउंट को जो एडजस्ट करना है वो किसके नाम से करना है? रियलाइजेशन के अकाउंट से करना है। तो आप यहां पे लिखेंगे रियलाइजेशन 5,000 सर। आपने जो शेयर्स दिए हैं, आपने जो शेयर्स दिए हैं सर, किसके क्या करने के लिए? अपनी जो बाउंस थे आपके, उसको एडजस्ट करने के लिए। अच्छा, यहां पे सर हमने अपनी ये सारी एंट्रीज बना ली। इसके बाद सर, इसके बाद जब आप अपनी सारी लायबिलिटीज को पे क्लोज कर दें, सारे असेट्स को क्लोज कर दें, तो आप अपने पास एक अकाउंट बनाएंगे सर, दैट इज योर रियलाइजेशन अकाउंट, जिसको हम कहते हैं सर रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन का एक टी अकाउंट बनाएंगे आप। तो यहां पे हम बनाते हैं एक टी अकाउंट बनाते हैं, जो कि है सर रियलाइजेशन का टी अकाउंट। इसमें आपको क्या करना है सर, कि जहां जहां आपने रियलाइजेशन को डेबिट किया है, वहां वहां आप रियलाइजेशन को टी अकाउंट में डेबिट करके पुट करेंगे, और जहां जहां आपने रियलाइजेशन को क्रेडिट किया है, वहां वहां आप रियलाइजेशन को क्रेडिट करके दिखाएंगे। तो मैं यहां पर आऊं, सबसे पहले सर तो मैंने रियलाइजेशन को डेबिट किया है 3,64,000 से, तो मैं यहां लिख सकता हूं 3,64,000 डेबिट साइड। इसके बाद मैं सेकंड एंट्री में आऊं सर, तो मैंने रियलाइजेशन को क्रेडिट किया है 3,87,000 से, तो मैं यहां लिख सकता हूं 3,87,500 सर। इसके बाद जब मैं थर्ड एंट्री में आऊं, तो रियलाइजेशन को फिर मैंने डेबिट किया है, वो है सर 250 से, तो मैं यहां 250 डेबिट साइड पे लिख सकता हूं। इसके बाद सर मैं दोबारा नीचे आऊं, तो मैंने रियलाइजेशन अकाउंट को फिर डेबिट किया है 500 से, तो मैं यहां लिख सकता हूं 500 से। मीन सर मैंने अपनी रियलाइजेशन अकाउंट में जहां जहां रियलाइजेशन को डेबिट किया था रिकॉर्ड करके दिखा दिया, पोस्ट करके दिखा दिया, और जहां जहां रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट किया था वहां पे भी पोस्ट करके दिखा दिया। अब सर मैं अगर इन दोनों का डिफरेंस लूं, जो कि मैं लूंगा, तो सर डेबिट साइड का जो बैलेंस पड़ता है हमें, वो पड़ता है ऑलमोस्ट 3,71,500, और जो क्रेडिट साइड पे बैलेंस है सर वो हैवी है। तो वो कितना हैवी है? जब मैंने इसको माइनस किया, तो सर वो हैवी है ऑलमोस्ट, मैं यहां पे रफली बना रहा हूं, जो कि है 16,000। ये एक तरह का क्या है सर? ये एक तरह का बेनिफिट है। और ये किसका बेनिफिट है? ये शेयर होल्डर्स का बेनिफिट है। ये किसका बेनिफिट है सर?
ये आपके शेयर होल्डर्स का बेनिफिट है, ये शेयर होल्डर्स के अकाउंट का बेनिफिट है। वो कैसे सर? क्योंकि मैं ये 16,000 रुपए कहां लेके जाऊंगा? ये 16,000 रुपए मैं शेयर होल्डर्स के अकाउंट में लेके जाऊंगा। अब हम क्या करेंगे? अब हम शेयर होल्डर्स के अकाउंट पे, जहां पे हम आते हैं अपनी इक्विटी साइड पर, हम अपनी इक्विटी साइड पर आते हैं सर। तो मुझे अपनी इक्विटी साइड पर सबसे पहले दिखता है शेयर्स कैपिटल 2.5 लाख, रिटेन्ड अर्निंग 36,000, जनरल एक्सपेंसेस 41,000। मैं इन सब को क्या करूंगा? क्लोज करूंगा। तो ये सब नॉर्मली कहां होते हैं? डेबिट साइड पर होते हैं। मैं इनको कहां रिकॉर्ड करूंगा? मैं इनको क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करूंगा। अब तो मैं यहां पे एंट्री बना रहा हूं 5th, मैं एंट्री बना रहा हूं सर यहां पे 5th, और मैं यहां पे रिकॉर्ड कर रहा हूं कि शेयर्स कैपिटल कितने हैं। शेयर्स कैपिटल के बाद रिटेन्ड अर्निंग कितनी है। ये सब किसके अकाउंट होते हैं सर? ये सब शेयर होल्डर्स के अकाउंट होते हैं। रिटेन्ड अर्निंग कितनी है, उसके बाद सर जनरल रिजर्व कितना है। तो सर आपके पास है 2.5 लाख, उसके बाद है 36,000, उसके बाद है 41,000। लेकिन सर एक और चीज आपको देखनी है, एक और चीज आपको देखनी है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस को सर, जो कि आपका फिक्टिशियस एसेट है, इसको भी क्लोज करना है। नॉर्मली कहां पे होगा? डेबिट साइड पर होगा, लेकिन क्लोज करने के लिए क्या करेंगे हम? इसे क्रेडिट साइड पे। तो मैं यहां लिखूंगा प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, और ये कितना है आपका सर? 28,000 का। अब शेयर होल्डर्स का जो क्लेम बनता है सर, वो क्या बनता है? मींस मैं अपनी डेबिट साइड को अपनी क्रेडिट साइड से माइनस करके अमाउंट जो आएगा, उसको मैं लिख सकता हूं शेयर होल्डर्स अकाउंट सर। तो ये कितना आता है सर? तो ये आता है सर 2,99,000। मतलब सर ये तो क्लेम है शेयर होल्डर्स का, लेकिन रियलाइजेशन में जो एक बेनिफिट आया है, रियलाइजेशन में जो एक बेनिफिट आया, अगर रियलाइजेशन में आपको नुकसान होता, तो क्योंकि अब हर नुकसान भी शेयर होल्डर्स बेयर करेगा, और प्रॉफिट जो आपको क्या हो रहा है, आपको जो बेनिफिट हो रहा है वो भी शेयर होल्डर्स का बेनिफिट है। तो अब उसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे सर? अब उसको रिकॉर्ड करेंगे, मैं यहां एंट्री बना रहा हूं, उसको कैसे ट्रांसफर करेंगे? अब उसको कैसे ट्रांसफर करेंगे कि मैं यहां पे रियलाइजेशन को क्या करूंगा सर? डेबिट, और शेयर्स होल्डर के अकाउंट को क्या करूंगा? क्रेडिट करूंगा सर। और क्या मुझे बेनिफिट हुआ था सर? 16,000 का क्या हुआ था? बेनिफिट हुआ था। इसको मैं ट्रांसफर कहां करूंगा? इसको मैं ट्रांसफर करूंगा शेयर होल्डर्स के अकाउंट में। अगर मैं बात करूं सर, अपने आपने जो अपना पहला क्लेम निकाला शेयर होल्डर्स का, वो 2,99,000 का था, और उसके बाद जो रियलाइजेशन में बेनिफिट हुआ, आपने उसको शेयर होल्डर्स के अकाउंट में ट्रांसफर किया, जो कि कहां आया? शेयर होल्डर्स के अकाउंट में आपने ट्रांसफर किया सर डेबिट साइड पे। रियलाइजेशन में, रियलाइजेशन को डेबिट साइड पे ले आए ना आप सर, ये देखें ये डेबिट साइड के बैलेंसेस हैं, और यहां पे भी डेबिट साइड पे रियलाइजेशन आया। तो सर टोटल क्लेम कितना बना? टोटल क्लेम कितना बना आपके शेयर होल्डर्स का? तो वो बना सर 3,15,000 का, जो कि मैं यहां पे लिख देता हूं, जो कि मैं यहां पे लिख देता हूं सर
3,15,000 का। ये क्लेम है सर, ये क्लेम है शेयर होल्डर्स का, ये क्लेम है सर आपके शेयर होल्डर्स का। अब सर जब आपको यहां तक आप पहुंच जाएंगे, इसके बाद आपको यह भी बताना है कि जो क्लेम कर रहा है शेयर होल्डर के 3,15,000 रुपए का, क्या आपके पास इतने पैसे मौजूद भी हैं उनको देने के लिए। तो सर आपने यहां पे अपने दो अकाउंट्स बनाने। सबसे पहला अकाउंट सर आप यहां पे अपना बना लें कैश का, जो कि मैं यहां बना रहा हूं सर। मेरे पास मुझे वहां पे और जो कंपनी इसको ले रही है उसकी भी अकाउंटिंग करनी, मींस उसकी भी जर्नलाइजिंग करनी। तो मैंने यहां पे कैश का अकाउंट बना दिया सर। मैंने यहां पे एक कैश का अकाउंट बना दिया। इस कैश के अकाउंट में जहां जहां कैश डेबिट हुआ है मैं डेबिट करूंगा, जहां जहां कैश क्रेडिट हुआ है मैं क्रेडिट करूंगा। अब सर कैश कहां डेबिट हुआ है, आप देखें सर। तो आपको कैश 4,70,000, एक सेकंड में यहां पे वैल्यू देख लूं कैश की। मुझे क्रेडिट हुआ है तो सर यहां पे मुझे 47,500 डेबिट में मिलते हैं और 2,500 रुपए कहां मिलते हैं, क्रेडिट साइड पे मिलते हैं। मींस ये मुझे डेबिट साइड पे मिलते हैं और ये मुझे क्रेडिट साइड पे मिलते हैं, और कहीं आपको नहीं दिख रहा। ठीक है, ये सर आपका असेट है, आप इसको काउंट नहीं करेंगे। ये आपका क्या है, ये आपका असेट है। तो इन दोनों का जब आप फर्क निकालें सर, तो 45,000 रुपए आपके क्या है, 45,000 रुपए आपके पास बचते हैं। डेबिट में से क्रेडिट माइनस किए तो आपके पास कितना कैश अवेलेबल है, अभी 45,000 रुपए का कैश आपके पास क्या है, अवेलेबल है। इसके बाद सर आप एक और अकाउंट अगर अपने पास बनाएं, और ये अकाउंट है सर आपका, डेट इज योर शेयर्स इन असलम कंपनी का अकाउंट है सर। ये सर यहां पे शेयर्स इन असलम कंपनी को आपने डेबिट किया है 3,40,000 रुपए से, और शेयर्स इन कैपिटल, शेयर्स इन असलम को आपने सर 70,000 रुपए से क्रेडिट किया है यहां पे। तो मैं इसको यहां पे 70,000 रुपए से लिख, मींस मेरे पास कितना कितना बैलेंस बचा सर, शेयर्स कितने बचे मेरे 70,000 देने के बाद, जो कि लायबिलिटी थी। तो वो कितने बनते हैं सर, वो बनते हैं 2,70,000 के। सर इस 70,000 को 2,70,000 और इस 45,000 को जब मैं नेट ऑफ करता हूं, जब मैं नेट ऑफ करता हूं सर, तो मेरे पास 3,15,000 का कैश मौजूद है। 3,15,000 का कैश मौजूद है, किसको देने के लिए सर, शेयर होल्डर्स के क्लेम को देने के लिए। तो मैं यहां पे एंट्री बनाऊंगा, मैं यहां पे अपनी एंट्री बनाऊंगा सर, जो कि 7th एंट्री है मेरी। मैं यहां पे एंट्री बनाऊंगा, क्लोज करूंगा अब मैं इसको सर, कि शेयर्स होल्डर को टोटल कितने दिए सर, 3,15,000, जिसमें से कैश कितना था 45, और 2,70,000 कितने थे सर, कैश, और शेयर्स कितने थे सर 2,70,000। अगर आप गौर करें सर,
तो यही वैल्यू आपको कहां मिलेगी, यही वैल्यू आपको कहां मिलेगी, आपके शेयर्स में, और यही वैल्यू आपको कहां मिलेगी, आपके कैश में, जो कि आपको टर्म्स एंड कंडीशन के मुताबिक बताया था। सर ये कहानी थी लिक्विडेट होने वाली कंपनी की। अब सर जो कंपनी इसको परचेज कर रही है वो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट को किस तरह से मेंटेन करेगी सर, अब हमें वो देखना है। तो सर यहां पे सर जो कंपनी ने अपने असेट्स बेचे थे वो सामने वाली कंपनी ने क्या किए होंगे, परचेज किए होंगे। तो मैं सारी चीजों को क्या करूंगा, डेबिट करूंगा सर। सबसे पहले सर लैंड एंड बिल्डिंग, उसके बाद सर आपको अकाउंट रिसीवेबल मिलता है, उसके बाद सर आपको इन्वेंट्रीज मिलती हैं, उसके बाद सर आपको कैश मिलता है। तो आप इन सब की अमाउंट लिख दें, 2,20,000, उसके बाद सर 1,10,000, उसके बाद सर 70,000, उसके बाद सर 7,000, उसके बाद सर कुछ लायबिलिटीज भी थी। मींस कि जब आपने लायबिलिटी को खत्म करना था तो डेबिट, क्रेडिट से डेबिट किया था, अब लायबिलिटीज आ गई हैं, तो डेबिट से क्रेडिट साइड पे क्या करेगी, जनरलाइज करने, अब्सॉर्ब करने वाली कंपनी जो परचेज कर रही है उसको क्रेडिट साइड पे क्या करेगी, रिकॉर्ड करेगी। ये देखें सर, यहां पे आपने डेबिट किया था, अब यहां पे आप क्या कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं। तो आपके अकाउंट पेबल कितना था, 23,000, उसके बाद आपका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना था, वो था सर ऑलमोस्ट 20,000। अब ये तो था सर, इसके बाद अगर आप आए अपनी कंसीडरेशन पे तो ये आपका पेबल, ये आपका पेबल सर, पेबल 2 है सर। मींस ये भी तो आपको पे करना है ना सामने वाली कंपनी को, मींस आरएफ कंपनी को। तो आप अपनी परचेजिंग कंपनी जो है, जो कि परचेज कर रही है, एब्जॉर्ब कर रही है, वो अपने पास रिकॉर्ड करेगी पेबल 2 के नाम से, जो कि है 3,87,500। सर जब आप इन दोनों का फर्क निकालेंगे, जब आप इन दोनों का फर्क निकालेंगे सर, तो क्या हम यहां निकालते हैं 2,20,000 प्लस 1,10,000 प्लस 7,000, 70,000 प्लस 7,000 माइनस 23,000 माइनस 20,000 माइनस 3,11,500। सर तो 23,500 की अमाउंट कहां जाएगी सर, आपकी डेबिट साइड पर आएगी, आपकी डेबिट साइड पर आएगी, जो कि यहां पे है। और ये क्या होगी सर, गुडविल होगी इदारे की। ये क्या होगी सर, इदारे की गुडविल होगी। एक एंट्री तो ये रिकॉर्ड हो गई सर। अब सर शेयर होल्डर्स को जो आपने पैसे देने हैं, मतलब शेयर होल्डर्स को आपने क्या क्या किन शक्ल में दिया है, आपको वो भी रिकॉर्ड करना है। उससे तो रिकॉर्ड किया अपने पास, जो कि कंपनी क्या हो रही थी, लिक्विडेट हो रही थी। अब जो कंपनी परचेज कर रही है वो अपने पास क्या करेगी, तो सर सबसे पहले वो अपने पास रिकॉर्ड करेगी, अपनी लायबिलिटी को कम करेगी। मींस ये जो उसने पैसे दिए हैं, ये जो उसने पैसे दिए हैं सर, ये यहां पे आइडेंटिफाई कर रहा हूं मैं पेबल 2 में, ये किन शक्लों में दिए हैं। तो पेबल आरिफ कंपनी ने जो दिए हैं वो 3,87,500 के दिए हैं। किन शक्लों में दिए हैं सर, ये मैं जो करूंगा ये मैं सब क्रेडिट करूंगा। तो वो कितने हैं सर, कैश दिया है कितने का सर, 47,500 का, 47,500 का कैश दिया है।
उसके बाद सर एक और चीज दी है उसने, वो है शेयर्स कैपिटल, जो कि 2,70,000 रुपए के हैं, जो कि आपने अभी कैलकुलेट किए, जो कि नेट ऑफ किया इनको तो ये वैल्यू आई। और उसके बाद बाउंड भी दिए हैं सर 70,000 के, तो वो कितने हैं 70,000 के। तो आप इसको टोटल करेंगे सर, तो ये आपके ऑलमोस्ट आएगा, ये आपके ऑलमोस्ट आएगा सर 3,87,500 के। सर ये पूरा टॉपिक था आपके कंपनी एब्जॉर्प्शन का, जिसमें एक लिक्विडेट होने वाली कंपनी किस तरह से अपनी जनरलाइजेशन करती है बुक्स ऑफ अकाउंट में, किस तरह से परचेज ऑफ कंसिडरेशन को रिकॉर्ड करती है, इसके बाद जो परचेज करने वाली कंपनी है वो किस तरह से अपनी परचेजिंग को, जो कंपनी उसने परचेज की है उसकी जनरलाइजिंग करती है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में। इसको हमने देखा सर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।